हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि आप अपने अकाउंट से, आपके खुद के अकाउंट से अगर आप कैश में विड्रॉल करते हैं, बैंक से पैसा निकालते हैं, तो आपको जो है कितना टीडीएस कटेगा, कितना टैक्स कटेगा, मीन्स टैक्स ऑन कैश विड्रॉल। तो आज का टॉपिक यही है। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है वीडियो, तो आप एंड तक ज़रूर देखिए। एंड में आपको कुछ एडवाइस एंड कुछ एफएक्यूज, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसके भी आंसर ज़रूर मिलेंगे। सो फिर भी कुछ रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो टैक्स ऑन कैश विड्रॉल, जिसको टीडीएस कहा जाता है, वो सेक्शन उसका होता है 194N। ठीक है, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ये 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो किसी भी अकाउंट से, चाहे आपका सेविंग हो, सैलरी हो, करेंट अकाउंट हो, केसीसी हो, लोन अकाउंट हो, किसी से भी आप अमाउंट अगर निकालेंगे तो आपका टीडीएस कटेगा। ऐसा नहीं है कि सारे आपने 1000 रुपये निकाले तो कटेगा, ऐसा नहीं है। उसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे आगे। तो ये जो एप्लीकेबल हुआ था September 1 2019 से एप्लीकेबल हुआ था। बजट 2020 में जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद अब इसकी ज़रूरत क्या है? क्या ज़रूरत है? देखिए, गवर्नमेंट का हमेशा से ये रहता है कि कैश ट्रांजैक्शन को कम किया जाए जितना से जितना हो सके, और डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट किया जाए। ये इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा है। जैसे कि आप देखेंगे 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन आई थी, उसके बाद से जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है थोड़ी बूस्ट अप हो गई है। आज के टाइम में काफ़ी बड़े जो सेक्टर्स है सारे डिजिटल ट्रांजैक्शन को ही कर रहे हैं। इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि ब्लैक मनी का सर्कुलेशन भी रुकता है। अब ये किस किस पे एप्लीकेबल होता है? देखिए, कोई भी इंडिविजुअल है उस पे एप्लीकेबल होगा, आप पे, मुझ पे, सब पे। एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बाकी चैनल पे वीडियो पोस्टेड है, आप देख सकते हैं। उसके बाद एक कंपनी पे भी एप्लीकेबल, चाहे वो प्रीवीटी हो, ओपीसी हो, और उसके बाद एक पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी, सब पे। एक लोकल अथॉरिटी पर भी एप्लीकेबल होता है। अब और किस किस पे? एओपीज, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ट्रस्ट पे भी एप्लीकेबल होगा, या कोई भी अदर एंटिटी, उन पे भी एप्लीकेबल ये होता है। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा हो किस पे नहीं एप्लीकेबल होता है? क्योंकि अब बैंक से, बैंक्स हो आरबीआई से, सपोज जो भी बैंक्स होते हैं वो आरबीआई से विड्रॉल करता है या किसी भी दूसरे बैंक से लेता है, तो क्या उन पे भी टीडीएस होता है? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको आगे ज़रूर मिलेगा, तो वीडियो में बने रहिए। अब आप किसके थ्रू विड्रॉल करेंगे तो आपका टीडीएस कटेगा? देखिए, आप एटीएम से करिए, विड्रॉल स्लिप में बैंक से जाके कैश निकालिए, कोई टर्म डिपॉजिट आपका टाइम हो गया है, रिडीम कर रहे हैं, या फिर कैश विड्रॉल कर रहे हैं थर्ड पार्टी के बेरियर चेक के थ्रू। बेरियर चेक्स क्या होता है? जो चेक होता है उसके कॉर्नर में अगर आप 2 लाइन्स नहीं लगाते हैं तो वो बेरियर चेक होता है, या उस पर लगाते हैं। किसी के भी अकाउंट से आपको जो है अमाउंट निकाल रहे हैं तो उस पर भी होता है, क्योंकि जब भी आप अमाउंट निकालने जाएंगे, सपोज मैंने ही आपको चेक दिया, और सपोज मैंने किसी को चेक दिया कि ठीक है आप 5 लाख रुपीज़ जाके मेरे अकाउंट से विड्रॉल कर लीजिए, तो बैंक क्या करता है, आप जब विड्रॉल करने जाएंगे मैं आपका नेम उस पर लिख के दूंगी, तो वो आपसे पैन कार्ड लेगा। ठीक है, अब आप 5 लाख आपने विड्रॉल किया तो वो एंट्री चढ़ जाएगी कि आपने 5 लाख रुपीज़ विड्रॉल किए हैं। तो ये होता है चेक। चाहे थर्ड पार्टी के थ्रू भी करते हैं तब भी। उसके बाद है टीडीएस कौन कौन डिडक्ट करता है? पोस्ट ऑफिस डिडक्ट करता है। अब ऐसा नहीं है कि पोस्ट ऑफिस क्यों डिडक्ट करेगा, ये तो सिर्फ पोस्ट के लिए वर्क होता है, नहीं, आज के टाइम में ये बैंक एज अ बैंक भी वर्क कर रहा है। बैंक आपका पब्लिक हो, प्राइवेट हो, कर सकता है कैश विड्रॉल पे। और कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो भी डिडक्शन करते हैं। अब किस पे 194 एप्लीकेबल नहीं होता? ये क्वेश्चन आपके मन में अभी आया ही होगा, तो इसको भी देख लेते हैं। कोई भी बैंक, ठीक है, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी, कोई भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस और बैंकिंग कंपनी जिसमें आपका कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाता है। बैंक, बीसी, सीएससी। सीएससी क्या होता है? कस्टमर के, कस्टमर सर्विस केंद्र, इस टाइप से होता है। तो उसमें क्या आपके बैंक के बाहर या आसपास में बैंक के ही ऑथराइज होते हैं, जो जिसमें आप जाके, आप बैंक नहीं जाके वहाँ से भी पैसे निकाल सकते हैं। तो वो भी, उन पे भी जो है सीएस के सर्विस सेंटर्स है, वो भी अगर विड्रॉल करते हैं तो उनका भी जो है वो नहीं लगता है, टीडीएस उनका डिडक्ट नहीं होता है। उसके बाद कोई भी वाइड लेवल एटीएम ऑपरेटर, जो एटीएम ऑपरेटर्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स भी इसमें इंक्लूड है, कोऑपरेटिव बैंक्स के एटीएम ऑपरेटर्स भी होते हैं, उसमें भी एप्लीकेबल नहीं होता है। कोई भी पर्सन जिसका गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर दिया है उसका भी टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। अब रेट ऑफ टीडीएस क्या होता है? देखिए, 2 टाइप से टीडीएस का रेट होता है।
फर्स्ट क्या है कि नॉन फाइलर ऑफ आईटीआर। तो एक होता है नॉन फाइलर ऑफ आईटीआर, एक होता है आईटीआर जो फाइल करते हैं वो। तो सबसे पहले देखते हैं जो आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। तो अगर आप में से भी कोई है और वो ज़्यादा कैश में विड्रॉल करता है बैंक से और आईटीआर फाइल नहीं करते, तो आपके लिए ये पॉइंट जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होना है, 2% ऑन कैश पेमेंट। ठीक है, जितना भी आप कैश पेमेंट कैश में विड्रॉल करेंगे 20 लाख तक, तो वहाँ पे आपका 2% होगा। और 1 करोड़ से ऊपर का अगर आप अमाउंट निकालते हैं तो उस पर 5% होगा। सपोज दैट आपने 21 लाख रुपीज़ का आपने विड्रॉल किया, तो आपका जो 1 लाख रुपीज़ है उस पर 2% लगेगा। ठीक है, और सपोज आपने 1 करोड़ 10 लाख रुपए निकाले, तो आपका 10 लाख पे कितना हो जाएगा, 5% लगेगा। और उसके बीच के अमाउंट पे कितना, 2% लगेगा। और अगर आप आईटीआर फाइलर है तो आप लास्ट 3 ईयर्स से आपकी आईटीआर फाइलिंग हो रही है, बट 3 ईयर्स होने चाहिए लास्ट कॉन्टिन्यूस के, तब आपका 1 करोड़ तक पे जो है आपका कोई टीडीएस नहीं लगना। उसके ऊपर जो आपका अमाउंट रहेगा, सपोज आपने 1 करोड़ 10 लाख रुपए निकाला, तो 10 लाख पे आपका सिर्फ 2% लगेगा। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पे लिमिट 20 लाख है जो नॉन फाइलर्स है, जो फाइलर्स है उनकी 1 करोड़ है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और अगर आप कैश कैश में काफ़ी ज़्यादा विड्रॉल करते हैं बैंक से, तो आप जो है अपना आईटीआर फाइलिंग करना ज़रूर शुरू कर दें। उसके बाद है कि टीडीएस की लिमिट क्या है। देखिए, अभी हमने देखा 20 लाख, तो 20 लाख ही है टीडीएस की लिमिट पर फाइनेंशियल ईयर। अगर आप लास्ट ईयर के लास्ट 3 ईयर से आप आईटीआर नहीं फाइल कर रहे तो आपके लिए 20 लाख है। बट अगर आप कर रहे हैं तो आपका 1 करोड़ है। सपोज दैट आप नहीं कर रहे तो आपका 20 लाख के ऊपर का जो अमाउंट जाएगा उस पर 2%, और 1 लाख के ऊपर का जाएगा उस पर 5%। ये आपकी टीडीएस की लिमिट हो गई अगर आप आईटीआर को फाइल नहीं करते हैं। सपोज दैट कि आप इसमें एग्जांपल देखिए, आपने 19,50,000 रुपए निकाले। ठीक है, आप और जो है 2 लाख रुपए का विड्रॉल करते हैं, तो 19,50,000 में 2 लाख जोड़ेंगे तो आपका 21,50,000 हो जाएगा। तो आपका जो 1,50,000 है उस पर आपका 2% आईटीआर होगा 3,000। अगर आप आईटीआर नहीं भरते हैं तो, लेकिन अगर आप आईटीआर भर रहे होते तो आपका ये 3,000 रुपीज़ का टीडीएस नहीं कटता। ठीक है, और इसके बाद है कैश विड्रॉल एक्सीड 1 करोड़ पर फाइनेंशियल ईयर। अगर आप 1 करोड़ पर फाइनेंशियल कर रहे हो और आप आईटीआर नहीं फाइल करते हैं, तो आपका जो 1 करोड़ के ऊपर का अमाउंट है उस पर 5% का जो है टीडीएस लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सपोज आपने ऑलरेडी 99,50,000 का विड्रॉल कर लिया है। ठीक है, और अब आप 2 लाख का और विड्रॉल करते हैं, तो टोटल अमाउंट जो होगा वो 1 करोड़ 1 लाख 50,000 हुआ। तो आपका कितना, 1,50,000 पे कितना 5% का टीडीएस कटेगा, 7,500। और अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ 3% कटेगा। तो ये चीज़ का जो है आपका डिफरेंस रहेगा। तो ये आपका डिफरेंस है 5,75,000 का। अगर आप नहीं आईटीआर फाइल कर रहे तो आपको 7,500 लगेगा, और अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे तो आपका 3,000 का लगेगा। उसके बाद कैन टेक रिफंड। यस, आपका आईटीआर जो बैंक होता है, कुछ भी होता है, अगर वो आपका टीडीएस को डिडक्ट करते हैं तो वो अपने पास नहीं रखते हैं, वो आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में क्या करते हैं, आईटीआर के अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भेज देते हैं, वो अमाउंट वहाँ पे सबमिट करवा देते हैं। अब सपोज दैट आप आईटीआर भरते ही नहीं है, ठीक है, आप आईटीआर भर देंगे तो जो आपका टीडीएस कटा है वो आप ले ही नहीं पाएंगे। प्लस अगर आप अमाउंट निकालते वक्त अपना पैन कार्ड नहीं देते हैं, ठीक है, जो भी आपका टीडीएस कटा है, अगर आप वहाँ पे पैन कार्ड भी नहीं देते तो वो अमाउंट फिर आईटीआर पे फाइल होगा ही नहीं, और फिर वो आपके आईटीआर आपके पैन कार्ड से जो आईटीआर आईडी होगी उस पर नहीं शो होगा। तो आपको रिफंड लेना है तो उसके लिए आपको आईटीआर मैंडेटरी फाइल करना होगा, आपको टोटल इनकम करनी होगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख 7 लाख मतलब 5 लाख, तो अभी आपका ओल्ड रिजीम हो गया। न्यू रिजीम जब भी फाइनेंशियल ईयर मार्च खत्म होगा, वहाँ की जो न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग 7 लाख है। अगर इतनी इनकम है तो आपका ठीक है, टैक्स तो लगेगा नहीं, आपका टीडीएस जो है वो रिफंड हो जाएगा। पर इस केस में जो आपका, अगर आप कैश ट्रांजेक्शन कैश में बहुत पैसा निकालते हैं, तो फिर वहाँ पे आपका आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि आईटीआर 1 जो एप्लीकेबल होता है वो सैलरीड पर्सन के लिए होता है। और आप अगर इस तरह के ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, कैश विड्रॉल कर रहे हैं, तो आपका जो आईटीआर 2, 3, 4 आपको इनमें से कोई एक ही फाइल करना होगा। अब देखिए, जब आप टैक्स पेबल करेंगे आईटीआर, तो आपका टीडीएस जो है वो, सपोज दैट आपका टीडीएस कटा है 5,000, ठीक है, और आपका जो, जब आपने आईटीआर अपनी कैलकुलेट करी, आईटीआर जब फाइल करने के लिए सारी इनकम कैलकुलेट करी, और आपका वहाँ पे जो टैक्स बन रहा है वो 10,000 बन रहा है। ठीक है, और 5,000 आपका ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट हो चुका है, तो अभी आपको 10,000 टैक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपका 5,000 इसमें से लेस होकर आपको सिर्फ 5 ही और पे करने पड़ेंगे।
ठीक है, तो इस चीज़ का है। तो जो आपका टीडीएस कटा है, अगर आपको टैक्स पेमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें आपका वो एडजस्ट हो जाता है। इन केस आपका 5,000 का टीडीएस कटा हुआ है और आपको सिर्फ 4,000 का ही टैक्स भरने की ज़रूरत थी, तो आपका 1,000 वापस भी आ जाएगा। तो इस चीज़ का भी, बट इसके लिए आपको अपना आईटीआर फाइल प्रॉपर करना पड़ेगा। अब देखिए लिमिट क्या है, लिमिट एज पर बैंक ऑल अकाउंट होती है। जैसे सपोज दैट आपके पास 2 बैंक में अकाउंट है, तो दोनों बैंक से अगर आप 19-19 लाख रुपए निकालते हो तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, दो, क्योंकि एक बैंक को नहीं पता आपने दूसरे बैंक से कितने निकाले, तो इस चीज़ का है। तो अलग अलग लिमिट्स होती है, करेंट, सेविंग, केसीसी लोन, सबकी अलग अलग लिमिट्स होती है। उसके बाद है, अगर आप लास्ट 3 ईयर्स का आईटीआर भर रहे हैं और आप 90 लाख रुपीज़ विड्रॉल करते हैं, तो बैंक क्या करेगा, टीडीएस आपका डिडक्ट करेगा जब ये 1 करोड़ की लिमिट जो है क्रॉस हो जाएगी, अगर आप लास्ट 3 ईयर्स के आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस ज़रूर आपके मन में रह गए होंगे, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो कैश डिपॉजिट और विड्रॉल अगर देखिए 10 लाख रुपीज़ के ऊपर का करते हैं, आप डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं, उस पर टीडीएस नहीं कटता है, बट आपका एसएफटी में वो आपके दिखता है। एसएफटी आपके किस में, जो आप आपका एआईएस होता है, इनकम टैक्स की आईडी पे, उस पर आप जाके देखेंगे तो आपको उस पर सारे डिटेल्स दिखाई देगा। तो नोटिस आ सकता है, अगर आप इतनी 10 लाख के ऊपर की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं प्लस अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको नोटिस आ सकता है। अगर आप आईटीआर को सही से फाइल नहीं कर रहे हैं या तो फाइल ही नहीं कर रहे, दो चीज़ होती है। एक तो आप अकॉर्डिंगली फाइल नहीं कर रहे हैं, जो उसमें आपने ट्रांजेक्शन आपने 10-20 लाख 30 लाख की करी हुई है, बट आप आईटीआर भरते वक्त उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पास नोटिस तो आएगा ही। और अगर नहीं कर रहे तो भी आएगा। अगर आपके 50 लाख से नीचे की ट्रांजेक्शन्स करिए तो 4 साल में नोटिस आ सकता है। अबव 5 लाख तो 6 ईयर्स में नोटिस आ सकता है। उसके बाद देखिए, अगर कोई भी रिसिपेंट है, कैश कैन नॉट फर्निश, जो भी देखिए आपका टीडीएस का भी दो तरीके होते हैं। प्लस अगर आप बैंक में अपना 15G और 15H का फॉर्म भर देते हैं, तो कई बार टीडीएस नहीं कटता है या फिर कम कटता है। तो उस चीज़ का भी आपके बैंक्स में होता है, इसमें एफडी पे होता है। अगर आप ये फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपका 10% टीडीएस कटेगा, अगर आप नहीं करते तो आपका 20% कटेगा। इस चीज़ का भी जो है अभी रूल एप्लीकेबल था। उसके बाद है कि अगर 3 ईयर्स का इमीडिएटली 3 ईयर्स कौन सा कैलकुलेट होता है, सपोज दैट आपने अभी जो सपोज अभी अगस्त आएगा, ठीक है, जुलाई एंड तक आपका जो है ईयर फाइल करने की लास्ट डेट होती है, और आपने वो नहीं फाइल किया, तो आपका ये ईयर कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ईयर से पास होने से नहीं, आपको उन ईयर्स का फाइल भी करना होगा। अब टीडीएस जो आपका रिफ्लेक्ट होता है वो 26 एएस में होता है, क्वार्टरली होता है। अगर आप पैन देंगे तो सपोज आपने कहीं से सैलरी लिया या आपने कहीं से पेमेंट लिया, वहाँ पे आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ, बट आपने वहाँ पे पैन कार्ड दिया ही नहीं, तो सामने वाली पार्टी फाइल कैसे करेगी? आपकी फाइल तो वो करेगी, बट वो आपके पैन के अगेंस्ट में फाइल नहीं करेगी, आपके पैन पे नहीं फाइल करेगी, तो वो आपको शो ही नहीं होगा। तो अगर आप पैन कार्ड नहीं देते हैं तो वो 20% आपका टीडीएस लगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सपोज आपकी बैंक में एफडी थी, एफडी पे इंटरेस्ट आता है, उसकी लिमिट क्रॉस हो गई है, ठीक है, अभी तो 40,000 है इस ईयर्स के लिए, 40,000 के ऊपर का आपका जो है इंटरेस्ट है 50,000 आया, तो उसमें अगर आप 15G 15H को फॉर्म को फिल कर देंगे, अब भी फरवरी मार्च में ही फिल करना होता है, अगर आप उसको कर देंगे फाइल को, तो फिर आपका 10% टीडीएस कटेगा, और नहीं करेंगे तो आपका 20% टीडीएस कटेगा। तो डिडक्ट करवाना ही क्यों है, आज के टाइम में तो बैंक में सब लोगों ने अपना पैन कार्ड दिया ही होता है, तो आप प्रॉपर जाके अपना वो फॉर्म फाइल कर दीजिए तो आपका बचेगा। सेम ये चीज़ होती है, आप कोई प्रॉपर्टी सेल परचेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप पैन कार्ड नहीं देंगे और आपका टीडीएस कट गया, तो आपको रिफंड का कोई चांस नहीं बनता है, क्योंकि वो आपके एआईएस में शो होगा ही नहीं, आपके आईटीआर पे शो होगा ही नहीं, तो कैसे आप उसको रिफंड करेंगे? तो आपका पैन कार्ड ज़रूर दीजिए। क्वेश्चन 4 अगर हम देखिए, तो कैश विड्रॉल चाहे रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, दोनों के लिए सेम ही होता है। जैसे कि कोई एनआरए है, वो विड्रॉल कर रहा है 50 लाख रुपीज़, उसने 15/2/2020 को किया, एनआरए अकाउंट्स मेंटेन करा उसमें से, तो वहाँ पे भी उसका 50 लाख पे कितना 2% का टीडीएस 1 लाख रुपीज़ जो है डिडक्ट, 1 लाख रुपीज़ उसका टीडीएस जो है वो कटेगा। तो टीडीएस सब पे एप्लीकेबल होगा, चाहे आप फॉरनर ही हैं। क्वेश्चन 5 देखिए लिमिट कैसे कैलकुलेट होती है 20 लाख एंड 1 करोड़ की। देखिए एक बैंक जैसे एसबीआई से आपने सपोज दैट आपका एसबीआई में अकाउंट है, एचडीएफसी अकाउंट है, एसबीआई से आपने 19 लाख निकाला, एचडीएफसी 19 निकाला, तो यहाँ पे टीडीएस आपका नहीं कटेगा, क्योंकि एसबीआई को नहीं पता आपने एचडीएफसी से कितना लगा, एचडीएफसी से नहीं पता आपने एसबीआई से कितना निकाला। बट हाँ, 20 लाख की लिमिट थी, 20 लाख क्रॉस नहीं हो, तो यहाँ आपका टीडीएस नहीं कटेगा। बट ये जो आपका एसबीआई बैंक है और एचडीएफसी बैंक है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जरूर रिपोर्ट करेगा कि आपने इतना बड़ा अमाउंट जो है विड्रॉल किया है एक फाइनेंशियल ईयर में। तो ये चीज़ है।
और आपके एसएफटी एआईएस में भी ये ज़रूर शो होगा। उसके बाद है लिमिट फॉर जॉइंट अकाउंट। अब देखिए सपोज दैट आपके 2 पर्सन का जॉइंट अकाउंट हस्बैंड वाइफ का मान लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि सिंगल अकाउंट में से वाइफ ने 19 लाख निकाली, हस्बैंड ने 19 लाख निकाली, ऐसा नहीं। अकाउंट तो एक ही है ना, तो उस वजह से तो अकाउंट वाइज कैलकुलेट होगा, एप्लीकेंट अकाउंट होल्डर वाइज का कैलकुलेट ये नहीं होता। उसके बाद है मल्टी ब्रांच सिंगल बैंक। सपोज दैट आपका एसबीआई में ही अकाउंट है, दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, ठीक है, तो आपका तो वो आपका सिंगल अकाउंट सिंगल ही कैलकुलेट होगा। सपोज आप तीनों में से आप 7-7 लाख रुपए निकाल लेते तो 21 लाख हुआ ना, तो आपका टीडीएस कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि बैंक तो सेम है, बेशक से ब्रांचेस अलग है। उसके बाद है अकाउंट इन सेम बैंक बट डिफरेंट स्टेट। आपका दो चीज़ है, या आप सपोज इट आप यहाँ पे ये था कि आपने एसबीआई के दिल्ली ब्रांच से निकाला, कोलकाता ब्रांच से निकाला, मुंबई ब्रांच से निकाला, आपका अकाउंट तो एक था, ठीक है, तो वो एक ही माना जाएगा। और सेम बैंक बट डिफरेंट स्टेट, आपका सेम ही अकाउंट, एचडीएफसी का आपके पास दिल्ली में भी एक अकाउंट है, अकाउंट नंबर उसका हुआ, मुंबई में भी एक अकाउंट है, तो दोनों का अकाउंट नंबर अलग है बट आपका बैंक एक है, तो वो एक ही कैलकुलेट होगा। तो बेटर है कि अगर आप विड्रॉल करते हो तो आप दूसरे दूसरे अकाउंट्स में से कीजिए। उसके बाद है कैलकुलेट लिमिट कैसे करेंगे। देखिए फाइनेंशियल ईयर वाइज कैलकुलेट होती है। फाइनेंशियल ईयर हमारा शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है, इस बीच में आप जो भी अमाउंट विड्रॉल करते हैं वही कैलकुलेट होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक साथ निकाला तो होगा और अलग अलग निकाला तो नहीं होगा। सपोज आप एवरी मंथ 5-5 लाख रुपीज़ निकाल रहे हैं तो वो भी कैलकुलेट होगा, ठीक है, 12 कितना 60 लाख हुआ। और एक बार में अगर आप 10 लाख रुपए निकाल 20-25 लाख रुपए निकाल रहे हैं तो वो भी होगा। एक बार निकालिए, अलग अलग निकालिए, टोटल पे होता है। तो जब आपकी लिमिट पार हो जाएगी तब कटेगा। सपोज दैट आपने 18 लाख हुआ, 18 लाख आप निकाल चुके हैं और उसके बाद सपोज आपने 3 लाख निकाला, तो 3 लाख में से 1 लाख पे आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब टीडीएस जो है एप्लीकेबल होता है यूपीआई पे नहीं, टीडीएस जो होता है कैश विड्रॉल पर ही होता है, यूपीआई नेट बैंकिंग पे नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है एडवाइस। एडवाइस आपको मैं ये देना चाहूँगी कि आप किसी को अगर मैंने मनी दे रहे हैं तो आप ऑनलाइन मीडियम से दें, कैश से ना दें, ठीक है। यूपीआई एनईएफटी करें, नेट बैंकिंग करें और अपनी आईडीआर करेक्टली फाइल करें और सारी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड्स आप मंथली वाइज रखते रहें, क्योंकि बाद में ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को कलेक्ट करना। उसके बाद एक एडवाइस ये भी है कि आप जो है अपने पैन कार्ड को अपडेट करते रहे बैंक में, कोई भी अननेसेसरी ट्रांजेक्शन है वो ना करें और अपना AISTS 26AS को ज़रूर जो है चेक करते रहें। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह से जो है कैश ट्रांजेक्शन्स की क्या लिमिट है, कैसे हमें उसको ध्यान रखना है। तो होप्स कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपके पास कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लस और भी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है कि बैंक अकाउंट से जो है किस तरह की ट्रांजेक्शन करने पर नोटिस आ सकता है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो रोज़ वीडियो पोस्ट हो रही है आपके फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड, तो उसको ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो